हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास को प्रोसीड करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में अब तक हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको स्वदेशी मूवमेंट और जो बंगाल पार्टीशन है उसके बारे में बताया था। बंगाल पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी के जो इनिशियल स्टार्टिंग स्टेजेस थी इंडिया के अंदर, जब उन्होंने इंडिया के अंदर कुछ मूवमेंट स्टार्ट किए थे, जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे से, उनके गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे गांधी जी सत्याग्रह। सत्याग्रह गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, फर्स्ट हमें डेफिनेशन बेटा पता होनी चाहिए कि गांधी जी के जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। सत्याग्रह का मतलब है टू होल्ड द ट्रुथ फ्रॉम इनसाइड, टू होल्ड द ट्रुथ फ्रॉम इनसाइड, अंदर की सच्चाई से चलना भाई। ट्रुथ को होल्ड करे रखना, एक स्ट्रेंथ उस पर बनाए रखना और उसी के साथ चलते रहना, मास स्ट्रेंथ क्रिएट करना, लोगों का सपोर्ट पाना, ये था महात्मा गांधी का सत्याग्रह। सत्याग्रह का वो यूज कर चुके थे। कहां पर यूज कर चुके थे? वो साउथ अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह का यूज कर चुके थे और वो इंडिया लौटे थे 9 जन 1915 को, 1915 को भारत लौटे थे। इसको क्या बोला जाता है? नेशनल माइग्रेंट्स डे फॉर इंडियंस, अप्रवासी भारतीय दिवस, नेशनल माइग्रेंट्स डे फॉर इंडियंस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी के दिन को। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है बेटा। यहां कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सत्याग्रह के बारे में बताया टू होल्ड द ट्रूथ फ्रॉम इनसाइड। आप इसके अंदर सत्याग्रह के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है देखिए। सत्याग्रह के अंदर जो फैक्ट यहां पे सामने आ रहे हैं वो क्या होता है? सत्याग्रह डज नॉट डिपेंड ऑन द आउटसाइड हेल्प, it drives all straight from inside, it drives all its strain from outside। सत्याग्रह नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड हेल्प, किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता पे डिपेंड नहीं करता भाई। इट्स ड्राइव्ड ऑल इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदरूनी ताकत पे डिपेंड करता है। अब महात्मा गांधी जिस टाइम पे इंडिया में लौटे थे उस टाइम पे इंडिया के अंदर क्या चल रहा था, ये पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। इंडिया के अंदर क्या चल रहा था? 1916 की मैं बात कर रहा हूं, 1916। गांधी जी के सत्याग्रह से पहले 1916 में इंडिया में क्या सिचुएशंस थी? जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, 1916 के टाइम पे लखनऊ पैक्ट अभी नहीं हुआ था। इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एनसी है वो दो पार्ट्स के अंदर आपकी बटी हुई थी, डिस्ट्रीब्यूट हो रखी थी। वो कौन कौन से 2 पॉइंट थे? एक तो था मॉडरेट और दूसरा पॉइंट कौन सा था? एक्सट्रीमिस्ट। और एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर थे तिलक, लोकमान्य तिलक भाई, लोकमान्य तिलक वो कहां पे थे? वो जेल के अंदर थे, जेल के अंदर थे भी लोकमान्य तिलक। और कांग्रेस आईएनसी रूल की जा रही थी किनके द्वारा? मॉडरेट। किसके द्वारा रूल की जा रही थी? मॉडरेट के द्वारा। अब 1916 के अंदर क्या होता है? 1916 के अंदर यरवदा जेल से बाहर आते हैं। कौन बाहर आते हैं? यरवदा जेल से बाहर आते हैं लोकमान्य तिलक। गेट आउट फ्रॉम जेल। और यहां पे क्या होता है? यहां पे जो मॉडरेट हैं, मॉडरेट नॉट वेलकम, मॉडरेट उनका स्वागत नहीं करते हैं, वेलकम नहीं करते हैं। किसका वेलकम नहीं करते? तिलक जो काफी सालों के बाद जेल से बाहर आए थे उनका वेलकम नहीं करते। यानी अभी कौन रूल कर रहा था? मॉडरेट रूल कर रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर कंप्लीट किसका कब्जा था? मॉडरेट्स का कब्जा था। कुछ अदर मोमेंट्स के बारे में यहां पे देखिए कि कौन से मोमेंट इस टाइम पे इंडिया के अंदर चल रहे थे। ठीक है, तिलक ने इसके बाद क्या किया? जो तिलक है उन्होंने, तिलक देन स्टार्टेड होम रूल लीग, देन स्टार्टेड होम रूल लीग। मास सपोर्ट चाहिए था भाई तिलक को। जो इंडियन पब्लिक है उससे मास सपोर्ट की उम्मीद थी, वो होप कर रहे थे कि उनको मास सपोर्ट मिलेगा। तो तिलक ने इंडिया के अंदर 1916 में 1916 के अंदर एक
मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे हमने नाम दिया है होम लीग। होम लीग मूवमेंट में इनके साथ जिसका नाम जुड़ता है वो थी एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन भाई, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन चीफ थी एनी बेसेंट 1970 के इनके अधिवेशन के अंदर। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया इंडिया के अंदर, इन्होंने होम रूल लीग को स्टार्ट किया था। सबसे पहले होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया, तिलक, और तिलक के साथ होम रूल लीग को किसने सपोर्ट किया, मद्रास और वेस्ट इंडिया के अंदर एनी बेसेंट ने। महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र, कर्नाटका और सेंट्रल इंडिया के अंदर किसने सपोर्ट किया था, तो मैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे तो यहां पे लोकमान्य तिलक ने सपोर्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं भाई। गांधी जी की थ्योरी क्या थी, कैसे वो अपने चीजों को मनवाते थे, क्या कौन कौन से चीजों को वो फॉलो करते थे, गांधी प्रोसीजर क्या था, गांधी का सत्याग्रह का क्या प्रोसीजर था भाई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी सत्याग्रह के अंदर क्या गांधीज थ्योरी, किस थ्योरी को फॉलो कर रहे थे, गांधी की थ्योरी क्या थी भाई, गांधी किस थ्योरी के ऊपर चल रहे थे। देखो भाई, टैलेंट क्या था गांधी जी का, लोकल इशू को कन्वर्ट करना नेशनल इशू में, टैलेंट टू कन्वर्ट लोकल इशू इनटू नेशनल इशू। किसी भी लोकल इशू को नेशनल लेवल का इशू बना देते थे महात्मा गांधी, ये उनका टैलेंट था। ठीक है, देखो वो क्या करते थे, पहले गेट मास सपोर्ट, पहले जो भी मामला होता था उसकी तह तक पहुंचते भाई, और फिर होल्ड करते ट्रुथ को, होल्ड द ट्रुथ, फिर गेट मास सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट भाई। ठीक है, पब्लिक सपोर्ट मिलने के बाद क्या होता था, पब्लिक सपोर्ट मिलने के बाद लोकल इशू को वो नेशनल इशू के अंदर कन्वर्ट कर देते थे। लोकल इशू को नेशनल इशू में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करते थे, प्रेशराइज्ड गवर्नमेंट, प्रेशराइज गवर्नमेंट, और प्रेशराइज करके गवर्नमेंट को वो अपने सॉल्यूशन निकालते थे। ये किसके फंडे थे, महात्मा गांधी की थ्योरी थी। गांधी थ्योरी क्या है, उनका टैलेंट क्या था, टू कन्वर्ट लोकल इशू इनटू नेशनल इशू, मास सपोर्ट लेना, लोगों की हेल्प करना भाई, किसी भी लोकल इशू को उन्होंने पकड़ा। ठीक है, लोकल इशू को पकड़ने के बाद अब क्या करेंगे, वो लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, उस एरिया के अंदर वो घूमेंगे। जैसा मैंने बताया है, मैं क्लियर कर दूं, जब महात्मा गांधी इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, जो मॉडरेट्स कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, उनसे कंसल्ट किया। महात्मा गांधी अपना गुरु भी मानते थे। ठीक है, अपना गुरु किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको बोला कि आप इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाइए और वहां पे घूम के देखिए और जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स है उनसे कम्युनिकेट कीजिए। तो यही गांधी ने किया कि उन्होंने स्टार्टिंग में इनिशियली कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भारत की जो राजनीति चल रही थी उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो लगातार एक्टिव नहीं हुए। स्टार्टिंग में वो देश के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर घूम रहे थे, लेकिन उनका टैलेंट क्या था, लोकल इशू को नेशनल इशू में बना देते थे। मास सपोर्ट, पब्लिक उनसे प्यार करती थी, लोगों का प्यार मिलता था और फिर उसी के सहारे वो विदाउट एनी वायलेंस, बिना किसी भी वायलेंस के वो क्या करते थे, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते थे। तो ये इस थ्योरी के ऊपर महात्मा गांधी काम कर रहे थे। इसे क्या बोला जाता है बेटा, इसी को गांधी थ्योरी बोला जाता है। और पॉलिसी चेंज करने के लिए उकसाते थे। ठीक है, अब वो गवर्नमेंट को क्या कहते थे कि आपको पॉलिसी चेंज करनी ही पड़ेगी। इस तरीके से वो चीजों को प्रेशराइज करते थे। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अब देखिए भाई, इंडिया आने के बाद गांधी के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहा, उन्होंने कौन कौन से मोमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। गांधीज मूवमेंट, तो एक वर्ड याद रखना है यहां पे, केक। इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी जी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर घूमे और केक उन्होंने खाया। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। केक खाया, केक को कैसे समझोगे, केक को देखिए, समझिए बेटा, सी से चंपारण, चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर, 1917 में चंपारण।
ए से आप क्या है याद रखोगे बेटा, अहमदाबाद। मील्स, अहमदाबाद वर्कर्स मील्स केस 1918। के से क्या याद रखोगे आप भाई, खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह 1918, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। ई से एक्सेट्रा, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो वन बाय वन आपने ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से मोमेंट किस टाइम पे हुए थे। 1917 में खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल्स केस कब हुआ था, 1918 में। फिर क्या हुआ था नेक्स्ट, 1918 के अंदर ही खेड़ा सत्याग्रह। तो फर्स्ट जो मोमेंट था वो कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा था भाई, चंपारण सत्याग्रह। इसके बारे में पढ़ते, देखिए क्या था। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से यहां पे लिख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैं गांधी जी की बार बार बात कर रहा हूं, और यही इसमें वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि गांधी जी ने जो फ्रीडम फाइट, एक इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर बने, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की जो रूल्स रेगुलेशन है उनके अगेंस्ट जाते थे, उनके खिलाफ कभी वायलेंस नहीं किया, कभी गलती में आना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट था हेल्प लोकल पीपल। हेल्प लोकल पीपल, भाई आम आदमियों की मदद करेंगे बिल्कुल। उसके बाद क्या होता था, हेल्प लोकल पीपल। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या था, गेट सपोर्ट, सपोर्ट देना, लोकल पीपल को सपोर्ट देना। और क्या क्या करना था फिर उसके बाद, सोल्व इशू, जो भी मुद्दा है, इशू चल रहा है, उसको क्या करते थे, वो सोल्व कर देते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सिस्टम अपना रखा था। अब इसी सिस्टम के तहत उन्होंने पहला अटैक कहां पे किया बेटा, चंपारण। किस पे किया, चंपारण। इसको रिमूव करके चंपारण को स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह क्या था, चंपारण सत्याग्रह क्या था भाई। ये कहां पे हुआ था बेटा, ये बिहार। चंपारण सत्याग्रह की मूवमेंट कहां पे हुई थी, बिहार के अंदर। देखिए स्टार्टिंग कहां से होती है, जो रियल इशू है वो क्या है, वो तीन काठिया सिस्टम पे है। तीन काठिया सिस्टम चल रहा है चंपारण के अंदर, चंपारण बिहार के अंदर। और तीन काठिया सिस्टम के क्या अंदर क्या होता है, तीन काठिया सिस्टम के अंदर इंडिगो जिसे हम नील बोलते हैं, इंडिगो कल्टीवेशन करना होता था भाई। इंडिगो की खेती करनी होती थी, नील की 3/20 बीघा, 3/20 एकड़ और 3/20 बीघा के ऊपर। यदि किसी अगर कोई फार्मर है उसके नाम पे 20 बीघा जमीन है, तो उसको उसमें से 20 बीघा जमीन में से 3 के ऊपर क्या करनी पड़ेगी, इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। अब इंडिगो स्टार्टिंग में तो इंडिगो को ब्रिटिशर्स बहुत कम दाम देते थे, बहुत कम दाम के अंदर खरीद लेते थे। दूसरा क्या होता था, जो कल्टीवेशन होती है इंडिगो की, उसकी वजह से जो पावर है, लैंड पावर होती है भाई, अच्छे से अच्छी फसल देने के लिए जो पावर होती है भूमि के अंदर, वो नहीं रहती थी। ठीक है, अब यहां प्रॉब्लम क्या आ रही थी, 1900 के बाद जो आपकी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, जर्मनी वगैरह, उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो की प्रोडक्शन स्टार्टिंग कर दी थी। सिंथेटिक इंडिगो की प्रोडक्शन के बाद जो इंडियन इंडिगो है उसकी मार्केट में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई थी, या वो इतना वर्दी नहीं रहा था। अब इंडिया के नील की इतनी ज़्यादा कीमत ब्रिटिशर्स नहीं देते थे, जबकि दूसरा क्या है, उनकी भूमि खराब हो रही थी भाई। ठीक है, उपजाऊ नहीं रह रही थी, जो कल्टीवेशन पावर है वो लगभग खत्म हो रही थी, इम्यूनिटी भी खराब होती जा रही थी भी लैंड्स की। तो इस रीजन से इसके खिलाफ थे, फार्मर्स इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, गांधी जी से गांधी को कौन मिला भाई, गांधी को एक व्यक्ति मिलता है ट्रेन के अंदर, राजकुमार शुक्ला। कौन मिलता है, राजकुमार शुक्ला। उन्होंने गांधी के बारे में सुना था कि भाई इस बंदे ने साउथ अफ्रीका के अंदर एक सत्याग्रह चलाया हुआ है, जिसकी वजह से चीजें सोल आउट हो रही हैं, बिल्कुल इजीली सोल आउट हो रही हैं। ठीक है, तो अब राजकुमार शुक्ला से महात्मा गांधी जी मिले।
गांधी जी से मिले और उन्होंने बोला कि आप चंपारण के अंदर चलिए और ये 3 काठिया सिस्टम का कुछ सॉल्यूशन कीजिए, जहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन होता है, उसको कंप्लीट थ्योरी बताई। अब इसी थ्योरी में आप समझिए यहाँ क्या हुआ, किस अकॉर्डिंग सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और कैसे सॉल्यूशन होता। देखिए 3 काठिया सिस्टम के अंदर क्या होता था, 3 काठिया सिस्टम में कल्टीवेट 3 कट्ठा इंडिगो आउट ऑफ 20 कट्ठा लैंड। ठीक है, कट्ठा जिसे हमने बीघा भी बोल रखा है, कट्ठा, कट्ठा वर्ड यूज कर रहा हूं ना भाई मैं। 20 कट्ठा लैंड के ऊपर 3 कट्ठा लैंड पे क्या करना होता था, कल्टीवेशन करना होता था, किसका, इंडिगो का। किसका भाई, इंडिगो का। यहां तक आपको समझ में आ गया। राजकुमार शुक्ला मीट गांधी जी। अब पहला स्टेप महात्मा गांधी ने क्या उठाया, दे मेड ए टीम, ए वेरी गुड टीम, बहुत अच्छी टीम बनाई भाई। उस टीम के अंदर कौन कौन थे, उस टीम के अंदर गांधी ने रखा जो इंडिया के फर्स्ट बाद में प्रेसिडेंट बनेंगे, राजेंद्र प्रसाद, जो लोकल थे उस टाइम, बिहार से ही संबंध थे, रखते थे। इसके अलावा उन्होंने रखा जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी को। थर्ड उन्होंने रखा किशोर महादेवर, ब्रिज किशोर महादेवर, वो इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन की, 8000 रिपोर्ट्स तैयार की, मास स्पोर्ट ली। पहले 8000 लोगों से उन्होंने मुलाकात की, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की प्रॉब्लम्स को जाना। उसके बाद उनको दिखाई दिया कि पीपल भी उनके साथ हैं, लोग भी उनके साथ हैं भाई, पीपल स्टार्टिंग सपोर्टिंग हिम। और गांधी जो उनकी थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मास सपोर्ट लिया। देन दे स्टार्टिंग प्रेशराइज गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, सत्याग्रह स्टार्ट किया जिसे चंपारण सत्याग्रह माना जाता है। और एट लास्ट क्या होता है, गवर्नमेंट इस बात पे एग्री हो गई कि चंपारण के अंदर जो 3 काठिया सिस्टम चल रहा था, 3 काठिया सिस्टम को गवर्नमेंट ने अबोलिश कर दिया। अबोलिश 3 काठिया सिस्टम। इंक्वायरी कमेटी सेटअप किया गया, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला गया, मास सपोर्ट मिला उन्हें। और ये पहले इंक्वायरी की भाई, फिर मास सपोर्ट मिला, उसके बाद गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, गवर्नमेंट ने कमीशन सेटअप किया, कमीशन सेटअप के बाद अबोलिश कर दिया। किसको अबोलिश कर दिया, 3 काठिया सिस्टम 1917 के अंदर। तो महात्मा गांधी ने जो टीम बनाई थी उसको पहली कामयाबी मिली बिहार के अंदर, चंपारण के अंदर जो टीम बनाई थी। ठीक है भाई, ऐसे हमने नेक्स्ट 2 बनने हैं, अहमदाबाद मिल केस, और नेक्स्ट लास्ट कौन सा है, खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, 1 by 1। मिल्स वर्कर केस 1918। अहमदाबाद मिल्स वर्कर केस स्टार्टिंग में किससे रिलेटेड था, ये स्टार्टिंग में रिलेट करता था वर्कर्स से भाई। वर्कर्स उन दिनों में एक इम्पोर्टेंट, एक बड़ी डिसीज, एक जिसे आप बोल सकते हो महामारी की संज्ञा दे सकते हो, कोरोना की तरीके से। ठीक है, एक पेंडेमिक चला हुआ था, प्लेग, क्या नाम दिया गया था, प्लेग। प्लेग के कारण ना बहुत ज़्यादा उन दिनों में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो वर्कर हैं अहमदाबाद मिल्स के, अहमदाबाद मिल वर्कर्स डिमांड कर रहे थे, अहमदाबाद मिल वर्कर्स क्या डिमांड कर रहे थे कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, इंक्रीमेंट अप टू 35%, 35% इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट की बात कर रहे थे। अब मिल वर्कर एग्री नहीं थे, व्हील वर्कर्स आर नॉट एग्री। वो क्या कह रहे थे, नहीं 35% तो बहुत ज़्यादा है, आप 20% ले लो। और 20% से इस टाइमिंग पे कौन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, जो मिल वर्कर्स हैं वो अभी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो जब अहमदाबाद मिल वर्कर्स के अंदर जो कॉटन वगैरह का काम होता है, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी या मैं कहूँ ब्रिटेन के ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था भाई। ये बार बार स्ट्राइक करते जा रहे थे, वर्कर्स क्या है, स्ट्राइक कर रहे थे। तो मिल वर्कर्स कुछ फ्रेंड्स थे महात्मा गांधी के, उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया और बोला कि इनको आप कन्विंस करो, ईजिली अपने तरीके से इनको कन्विंस करो। महात्मा गांधी ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया कि जो 35% तक वो डिमांड कर रहे हैं, 35% तक वो डिमांड कर रहे हैं, वो ठीक है, लीगल है। और उन्होंने मिल वर्कर्स को बोला कि आप, मिल वर्कर्स को यही बोला कि आप इनको 35% दे दो। अब मिल वर्कर्स से नो, नहीं हम तो इतना नहीं दे सकते, इसलिए तो आपको बुलाया था। अब महात्मा गांधी ने वहाँ भी क्या किया, जो मिल वर्कर्स हैं उनके साथ बैठ के, उनकी सपोर्ट उनको मिली, मास सपोर्ट मिला यहाँ पे,
प्रेशराइज किया मिल वर्कर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी सेटअप किया, डीलअप किया, क्योंकि इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था, जो ट्रेड था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। तो इसी रीज़न से अहमदाबाद मिल वर्कर्स की जो डिमांड थी 35% की, उसको मानना पड़ा और ये भी कामयाब रही, ये भी फाइनली सेटअप हो गया। अब हम लास्ट पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह। एक बार बेटा मैं इसको कंप्लीट रिपीट कर देता हूं। अहमदाबाद मिल वर्कर्स सिस्टम 1918 के अंदर क्या हुआ था, ठीक है। प्लेग 35% इंक्रीमेंट इन सैलरी, ऑनर से नो 20% ओनली। ब्रिटिश कॉल्ड गांधी जी ट्रिब्यूनल हुए, इशू हो गए, बड़े दंगे हुए और दंगों के बाद सेटलमेंट हुई, एक सेटल किया गया कि 35% उनको दे दिया जाएगा। ये कहां पे था, अहमदाबाद मिल्स 1918। नेक्स्ट खेड़ा सत्याग्रह। भाई खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 के अंदर हुआ था, 1918 के अंदर हुआ था। खेड़ा कहाँ पे है, खेड़ा अहमदाबाद और खेड़ा दोनों प्लेसेस आपके गुजरात में हैं। चंपारण जो प्लेस है वो कहाँ पे है, बिहार के अंदर है, ठीक है। अब इसमें क्या था, अब सिंपल था भाई कि जो खेड़ा के अंदर जो फार्मर्स थे उनको एक इंस्ट्रक्शन ब्रिटिशर्स ने दे रखी थी भाई, अगर जो टोटल प्रोडक्शन होती है कभी अकाल वगैरह की वजह से भाई या किसी अदर रीज़न से कोई आपकी प्रोडक्शन है वो 1/4 टोटल प्रोडक्शन के 1/4 से कम रहती है तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश रूल में क्या हो रहा था, जिनकी प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन का 1/4 से भी कम हो रही थी उनसे भी क्या लिया जा रहा था, उनसे भी टैक्स लिया जा रहा था। अब महात्मा गांधी पहुंचे खेड़ा के अंदर एंड वो फार्मर्स से मिले, उनके साथ सेटअप किया, टोटल का टोटल जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद सपोर्ट उन्होंने अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया। सत्याग्रह स्टार्ट करने के बाद उन्होंने सपोर्ट मिला, उनको बड़ा सपोर्ट मिला, जो फार्मर्स थे खेड़ा के उनसे उनको बड़ा सपोर्ट मिला। एनालिसिस की उन्होंने और एनालिसिस के बाद ब्रिटिशर्स सीक्रेटली ये मान गए थे कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। सीक्रेटली उन्होंने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया था, जो वो टैक्स लेते थे उसको सपोर्ट कर दिया था। अब यहाँ पे 2 से 3 चीज़ों आप देखोगे खेड़ा सत्याग्रह स्टेप बाय स्टेप भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एनालिसिस किया था। क्या किया था, एनालिसिस भाई कि क्या हो रहा है खेड़ा के अंदर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, ठीक है। फिर उन्होंने गुजरात सभा से कांटेक्ट किया, गुजरात सभा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, वल्लभ भाई पटेल जो लोकल्स थे वहाँ के, जैसे पहले राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी से उन्होंने हेल्प ली थी, इसी तरीके से जो गुजरात के लोकल थे, वल्लभ भाई पटेल, गुजरात सभा, सर्वेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, इन सब से डील अप किया और फाइनली ब्रिटिशर्स ने सीक्रेटली उनके साथ डील की कि हम ये नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एग्री हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जो खेड़ा के अंदर टैक्स लिया जाता था किसानों से ज़्यादा, उसको भी उन्होंने बंद करा दिया। ये थे गांधी के मोमेंट भाई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे खिलाफत, जलियांवाला बाग, आपका जलियांवाला बाग मैसेकर्स, खिलाफत मोमेंट, नॉन कोऑपरेशन मोमेंट एंड रोलर टैक्स। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच बेटा।